कहते हैं कि जब खुद पर हो भरोसा तो दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया है हमारे विश्वास को तोड़ देने वाला। और जब हमारे अंदर सफल होने का दृढ़ निश्चय है तो कोई पैदा नहीं लिया है मेरे सफलता को असफलता में बदल देने वाला। आज मुझे हंसी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि मैं आज जो बातें कह रहा हूँ वो बहुत पहले भी कहना चाहता था। उत्साह अपने अंदर हमेशा जिंदा होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, सफल होने की एक ललक होनी चाहिए। और जब ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होती है तो हर चीज़ें हमारे डर से कांपने लगते हैं और हमारे रास्ते को कोई बाधित नहीं कर सकता। और ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि जिसने भी इन तमाम बातों का अनुभव किया, महसूस किया, उस पर चलने की कोशिश करी, आगे निकल गया। और जो भी लोग इन बातों में मुकरने की कोशिश किए, जिन्होंने अपने आज के काम को कल पर थोपने की कोशिश की, वो निश्चित रूप से असफल होकर आज भी इस दुनिया में बैठा हुआ है। जीते तो सभी हैं, पर जो शेर की ज़िंदगी होती है, जो रईसों की ज़िंदगी होती है, सबकी नहीं होती। वर्क पावर एनर्जी पर हम लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि जो नहीं होता है कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो मैं करके आपको दे रहा हूं। और ये लगातार तीसरा लेक्चर है जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे काम करके दे रहा हूं, और वो भी एक लेवल का काम। नीट का किया, एससीबी का लगातार किया, कुछ लेक्चर और भी जेई के क्वेश्चन का है, और आज देखिए वो भी है। फिर से एक बार आईआईटी जेई के 2 प्रॉब्लम लेकर के मैं आपके सामने हूँ। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि नहीं ये सवाल बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, जरूर करता हूँ। इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि कितने लेक्चर निकल रहे हैं, निकलने दीजिए ना, क्या जाता है इसमें। मुझे आपको सिखाना है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको जब आपने ये भरोसा दिखाया है तो रिजल्ट तक पहुंचा के छोड़ेंगे हम आपको। आइए देखते हैं सवाल को। ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 10⁻⁻² kg is moving in a medium and experiences a frictional force F equal to -kb square. Its initial speed is v naught equal to 10 meter per second. If after 10 second its energy is 1/8 m v naught square. ये v naught है ना, v naught square. द वैल्यू ऑफ k इज, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कैसा भी हो हम लोगों को मुस्कुरा करके उसके लिए आंसर खोज लेना है। तो आइए बात करते हैं इस सवाल के लिए। हम सबसे पहली बात क्या है कि हम पहले ये देखें कि हमारा सवाल जा रहा है किस दिशा में, क्या इसका मोटिव है, कहना क्या चाहता है। कहता है कुछ नहीं कि t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल का जो भी मास है m दिया हुआ है आपको 10⁻⁻² kg। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस सवाल के अंदर, चूँकि आईआईटी तो आईआईटी है, आपको भी पता है, तो सवाल में कहीं ना कहीं हर बातें तरीके से रखी हुई है। आप देखें यहाँ पर, और t इक्वल टू है आपका 10 सेकेंड, मास दे दिया, v नॉट का वैल्यू है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको दिया हुआ। और जो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है, जब ये यहाँ t इक्वल टू 10 सेकेंड की जर्नी कर लेता है ना, तो 10 सेकेंड की जर्नी करने के बाद जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/8 m v नॉट स्क्वायर। अच्छी बात ये है कि स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी v है और v नॉट है, और यहाँ पर मैंने इसकी वेलोसिटी v प्राप्त कर लिया हुआ। मुझे लगता है कि ये वेलोसिटी निकालना मेरे लिए बहुत आसान है और इसकी आवश्यकता पड़ेगी भी, तो क्यों ना इसका काम पहले कर लेते हैं। हमारे पास इस जगह पर मास m है और वेलोसिटी अगर v है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये m v स्क्वायर का वैल्यू 1/8 m v नॉट स्क्वायर के हैं। 2 से 4 टाइम ख़त्म हो गया, सो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू आ गया v नॉट स्क्वायर बटा 4, यानी मेरे पास v का वैल्यू आ जाएगा v नॉट बटा 2। सो ये 10 है तो 10/2 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास v का वैल्यू आ चुका है कितना, और v का वैल्यू आ चुका है 5 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा सुंदर चीज़ अभी हमारे सामने आया हुआ है मैंने निकाल करके आपको दे दिया।
यानी भी आ गया कितना यहाँ पर हमारा 5 मीटर पर सेकंड। अभी रहने दीजिए। एक तो ये बात हो गई, कैसे आया नहीं आया क्या हुआ वो अभी मैटर हमारा नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये सरफेस रफ है, और दूसरी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो आपका -kv² है। सवाल में k का वैल्यू चाहिए आपको, ये डिमांड भी समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो k है ये कोई कांस्टेंट रहा होगा तो उसका हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। वो आप भी देख रहे हैं, माइनस साइन तो इसलिए क्योंकि ये अपोजिशन में काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो आपको भी पता है कि ये अगर मोशन इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर काम करेगा, कर भी रहा है, और उधर ही रिटार्डेशन क्रिएट करेगा। अब है कि ये वेरिएबल है, ये फ्रिक्शन का फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, हर स्टेप समझना है। तो चलेंगे भी उसी हिसाब से, चलिए जो होगा देखा जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं m, चूंकि वेरिएबल है तो उसी हिसाब से चलेंगे, कैलकुलस तो यूज करना ही पड़ेगा। -k × v²। डरना नहीं है, सवाल कोई हमारा जान नहीं मारेगा, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ m को उधर भेजेंगे, मैं सीधा लिखता हूँ dv/v² = -k/m और इंटू dt। समझे इस बात को? v² को मैं इधर लाता हूँ और dt को मैं उधर ले गया और m से डिवाइड कर लिया। यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन पर भेजूंगा तो मेरे पास होगा dv/v² = -k/m और इंटेग्रल dt। t = 0 तो वेलोसिटी है आपका v0, एनी टाइम t पर वेलोसिटी है v। ये इंटीग्रेशन देगा आपको -1/v और लिमिट चढ़ेगा इसके ऊपर v0 से लेकर के v तक। ये माइनस खत्म कर लीजिए तो ये होगा kT/m, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा और 1/v -1/v0 = kT/m, है ना। सवाल अपना रास्ता पकड़ चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अब देखिए k ही अननोन बचा हुआ और उसी का वैल्यू लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ 1/v वैल्यू रख लेते हैं ना। v का वैल्यू मेरे पास 5 निकल ही चुका है, -1/10 निकल चुका है। यहाँ से k का वैल्यू चाहिए ही, t का वैल्यू 10 है और m का वैल्यू है आपको 10⁻⁻² kg। यहाँ यूनिट का भी खेल जबरदस्त है, ध्यान से देखेंगे। देख लीजिए दो वैल्यू है आपके पास, ये और ये देखिए, है ना। सब जगह पे देखिए यूनिट का भी खेल है हमारा। कौन सा होगा, हो सकता है मैं ये ठीक है, जब आएगा तो देख लेंगे। ये कितना आ रहा है वैल्यू, ये आ जाएगा 2 यानी 1/10 आ जाएगा ये, है ना। इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 2 × 2 और 1, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा k और इंटू 10 सेकेंड और बटा 10⁻⁻² kg। तो मेरे समझ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये उधर जाके 3 होगा, इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो k का वैल्यू सीधा अगर ये मीटर पर सेकंड में, ये भी समझना है तो ये सेकंड से सेकंड, मैं एक ही बार में आपको पूरी दिखा देता हूँ क्लियर, सबका यूनिट रखा हुआ, आप चिंता न करें। k की वैल्यू इसको इधर लाते इसको उधर भेजेंगे तो होगा 10⁻⁻² kg डिवाइडेड बाय 10 मीटर/सेकंड और गुना 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड देखिए खत्म हो गया, और ये 100 होगा, है ना। और ये देखिए मीटर बचा ऊपर में kg। एक बार में आंसर क्लियर, 10⁻⁻4 kg पर मीटर। और ये हमारा आंसर आया है आफ्टर कैलकुलेशन। तो अगर ये हमारा आंसर आया है आफ्टर कैलकुलेशन तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सपोर्ट दे रहा है इसको। ये देखिए बी नंबर का ऑप्शन इसको सपोर्ट दे रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा कि सारा यूनिट का भी खेल है और यूनिट भी हमारा गड़बड़ होना नहीं चाहिए। और कितनी आसानी से हम लोगों ने इस सवाल के सॉल्यूशन को पिक किया है, आप जरा गौर करके देखिए तो सब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर अब हम आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लेने वाले हैं, तो उसके लिए तो माइंड सेट आपका होना ही चाहिए, एकदम जबरदस्त आएगा वो, एकदम विथ प्रैक्टिकल आएगा।
अब कुछ नया करते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रेडिशनली तो जो काम हमारा चल रहा है वो चल ही रहा है। अब कुछ नया करते, कुछ लाइव सपोर्ट देते हैं आपको, ताकि आपको सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी और बेहतर हो, क्योंकि आप वही चाहते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे वापस चलते हैं, वो क्या कह रहा है इसको आप नोट करें, और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट सवाल आपको, जो सेकंड आईआईटी का क्वेश्चन है ये वाला, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको ये नोट करें। मैं इस सवाल सहित मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है। तो अब आपके लिए, चूंकि जगह भी तो सवाल के लिए खोल के रखना पड़ेगा ना, जगह अगर खुला हुआ नहीं रहेगा तो फिर तकलीफ आएगी। एकदम फ्रिक्वेंट होकर के, बिना किसी डर भय के, सवाल से डरना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग टिप्स आपके पास होना एकदम जरूरी है। देखिए कहा था टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ये पहली बार ये सवाल आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जब मैं आपको वर्क और फोर्स के विषय में शुरू में, आप स्टार्टिंग लेक्चर देखेंगे तो मैंने फोर्स के वैरायटी पर काम किया था। मैंने कहा था कि फोर्स जब वेरिएबल होता है तो ये दो तरह से वेरी करता है, एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक होता है पोजिशन डिपेंडेंट। तो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स का इक्वेशन है, क्या कह रहा है वो देखिए। कहता टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास है F इक्वल टू 60। अच्छी बात ये है कि आपको इसमें भी कहानी वही है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। चलिए बढ़िया बात है, हमने पार्टिकल लिया m, और m की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ कितना, 1 kg। बढ़िया है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। वाह वाह क्या बात है, यहाँ से u का वैल्यू 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अच्छी बात है। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड। अच्छा ये बात है। चलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसने पूछ लिया हमसे क्या, वर्क डन। वाह क्या बात है। तो निकलेगा, इसमें कौन सी बात है, एकदम बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा आइए दिखाते हैं। सबसे तो पहले शुरू यहाँ से करेंगे, जो हथियार मेरे पास है उसी का यूज करना है। तो F इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 60, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ m इंटू dv बाय dt इक्वल टू हो गया 60। यहाँ से क्या होगा, ये m और इंटू dv इक्वल टू 60 dt। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, लगाइए ना इंटीग्रेशन, हर चीज़ का इलाज है। t इक्वल टू 0 पर आपको भी पता है कि इसका वैल्यू ये u इक्वल टू 0 है, और जब एनी टाइम t पर हम जाते हैं तो वेलोसिटी मान लेते हैं अगर v हो जाती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए ये हो जाएगा m इंटू ये dv का इंटीग्रेशन v होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो mv हो जाएगा, एंड इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर के t तक। बस खत्म कहानी। यहाँ से हो जाएगा m इंटू वी इक्वल टू, यहाँ का वेलोसिटी मैंने माना हुआ ये v, m इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, यानी 3 इंटू टी स्क्वायर, यही ना, 3 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 3t स्क्वायर बट्टा m। आ गया ना, यहाँ का वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर बट्टा m आ गया। m तो आपको पता ही है कि 1 kg दिया होगा, कैसे बनाएंगे। तो भाई साहब वर्क निकालना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी जा सकते हैं, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए W इक्वल टू सीधा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और आपको तो पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है। कितना मज़ेदार सवाल है, वाह। तो हो जाएगा 1/2 इंटू m, और इंटू v का वैल्यू है 3t स्क्वायर बट्टा m, और इसका होल स्क्वायर, इतना जूल आ जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। m से एक m खत्म होगा, वैसे भी m का वैल्यू 1 kg है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 9 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 जूल, और टाइम भी आपको 1 सेकेंड ही है, कितना हो जाएगा 4.5 जूल। और बहुत ही बेहतर तरीके से हमने डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। कहीं से कोई दिक्कत हो रही है
सवाल अगर सही तरीके से सीखा जाए ना, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम, सवाल की समझ होनी चाहिए मेरे पास। सवाल का, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक एससीबी के प्रॉब्लम में हमने कुछ देखा इस तरह का मामला, आपको मैं दिखाऊं, अच्छा लगेगा आपको, और मुझे लगता है कि आप कीजिएगा सवाल को। इस तरह से एक ट्रैक बना के यहाँ सटा दिया है और कहा है क्या जानते हैं, एच हाइट से इसको यहाँ से गिराया गया, ठीक, एम मास का कुछ भी हो, और ये ग्राउंड लेवल पर जब यहाँ आता है तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ के बाद आपके सरफेस में फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है, म्यू है, ये रफ सरफेस है। और कहता बताइए यहाँ गिरने के बाद कितनी दूर जाकर के रुकेगा, क्या क्या दिक्कत है इस सवाल में, बता दीजिए तो हम क्या करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लेंगे तो ठीक है, ले लीजिए एम जी एच इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। और ये जब हो गया तो आपको दो तरीका है सॉल्व करने का, आपको जैसे मर्जी हो वैसे बनाइए। यहाँ के बाद यहाँ की वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई है, v1 इक्वल टू जीरो, तो लॉस कितना काइनेटिक एनर्जी का वो निकाल दीजिए और उसको फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन से बराबर कर दीजिए, खत्म कहानी। मतलब एक बार जब सवाल हमारे पिकअप में आ जाए ना, चीज़ें अगर समझ में आ जाए, तो फिर सवाल बनाना हमारे लिए चुटकी भर का काम हो जाता है। समझे बातों की, नहीं समझे, एकदम बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जब सवाल कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जिसे हम लोग पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं और आपके दिमाग में बैठाने में हम सक्षम हो जाते हैं, अंदर से बहुत खुशी होती है। सच पूछो यार, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एकदम गर्दा गर्दा हो जाता है, दिल बाग हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। आइए इसको आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद आइए कुछ एससीबी के प्रॉब्लम, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जिस पर मैं बात करके आपको दे रहा हूं, और उसके बाद फिर डिपेंड करेगा आप जैसे जैसे डिमांड करेंगे तो उस हिसाब से हम आपके लिए प्रॉब्लम का फिर ऐसे लाइव क्लास वगैरह जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम ऐसे भी मैंने आपको बोला हुआ है कि लाइव क्लास में बड़े बड़े प्रॉब्लम पर हम लोग काम करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में आपको एक ही मतलब शॉर्ट में सारा कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप कर देंगे, और बिल्डअप करने के बाद जो है सो फिर प्रॉब्लम का जो सिलसिला है वो लगातार अपना चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। एक बड़ा ही सुंदर प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए सामने लाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। बड़ा ही मतलब ढंग का प्रॉब्लम है, और ढंग का क्या रहेगा, जब आप सही तरीके से समझोगे तो प्रॉब्लम में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है, देखिए ये एचसीबी के कुछ प्रॉब्लम अच्छे अच्छे हैं जिस पर मैं काम करके देना चाह रहा हूँ, और ये मुझे लगता है 45 नंबर का प्रॉब्लम रहा होगा, यस 45 है। देखिए क्या कहता है कि मास पुल्ली सिस्टम है, और इस मास पुल्ली सिस्टम में ये देखिए यहाँ पुल्ली एक है, सस्पेंडेड है, लाइट पुल्ली है, लाइट और स्मूथ है, और यहाँ से इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया गया है, और स्प्रिंग अटैच करके इसको ऐसे ग्राउंड पर फिक्स कर लिया गया है, और दूसरे साइड में इसमें एक एम मास का ब्लॉक जो है वो ऐसे रखा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के है। कहता है कि अगर यहाँ इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए, मान लो ऐसे हाथ लगा करके हम रखे हुए हैं, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, अगर इसे हम हाथ हटा ले और फ्रीली छोड़ दे तो कितना मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में आएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा ये हमसे सवाल पूछ रहा है। आपको मैं सवाल पढ़ के सुना सकता हूँ, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर द सिचुएशन सोन, जो भी फिगर आपके सामने वो है ही है। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, जब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड रहेगा तो मास अपने इस लेवल पर है। कहता है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुल्ली, सब कुछ मैंने बता दिया। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कहता है अगर सिस्टम को मैं उस हिसाब से रिलीज कर रहा हूँ कि स्प्रिंग स्टार्टिंग में अपने नेचुरल लेंथ में था, जब मैं हाथ हटा लूँगा और ये मूव करेगा तो कितना मैक्सिमम इलोंगेशन दे पाएगा। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि इस सवाल को जब भी आप बनाएंगे तो अक्सर जो देखा जाता है, मैं आपको बताऊं एक चीज़, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग इस तरह से
सस्पेंड करके और इसमें एक मास लगा दिया, ठीक है। और मुझे किसी ने कहा कि आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढिए, क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो हम क्या करते, इसको छोड़ते तो ये धीरे धीरे नीचे गिर करके यहाँ आता है और एनी पोजीशन x0 लेकर के और यहाँ पर ये रेस्ट करने लगता है। पर ये कैसे हो पाता है, होता क्या है आखिर इसमें। तो नीचे तो mg इसका काम करेगा और ऊपर बन गया स्प्रिंग का फोर्स है। स्प्रिंग का फोर्स जब बन गया तो स्प्रिंग अगर मान लेते हैं x0 इलोंगेशन ये लेता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं अपवार्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवार्ड फोर्स। सो x0 इक्वल टू mg बटा k। जनरली यही सोच हमारी होती है। और मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में x0 इलोंगेशन आएगा, लेकिन क्या इस कंडीशन में यही आंसर उसका होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। चीज़ें ये होती है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्लो डिस्प्लेसमेंट लेकर के अपना इक्विलिब्रियम होल्ड कर, एक झटका टाइप का सिचुएशन भी। यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं रिलीज करता हूँ, सवाल के लिखने का तरीका ही उस ढंग से है ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट को छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। ये नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। ये एनर्जी कंजर्वेशन से अगर लेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, इस समय में पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल है इसका। और जैसे मैं इसको रिलीज करता हूं तो सपोज कीजिए कि एनी डिस्प्लेसमेंट x0 लेकर के यहाँ आता है नीचे, और जब x0 डिस्प्लेसमेंट लेकर के यहाँ नीचे आता है तो ऐसे में स्प्रिंग खिंचाता है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, वो तो हमारा क्या है, सिस्टम, ये भी रेफरेंस लेवल मैंने माना और ये भी माना नेचुरल लेंथ में है, यहाँ भी कोई एनर्जी नहीं है और ये अपने रेफरेंस लेवल पर ऑलरेडी है। जब ऑलरेडी है तो टोटल इनिशियल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो 0 हुई ना हमारी, यहाँ भी 0 और वहाँ भी 0। लेकिन जैसे ही आप इसको इलोंगेशन रिलीज कर देते हैं और ये जब गिरता है तो क्या होगा, धीरे धीरे इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। पिकअप तो लेगा ना वो, पर वो धीरे धीरे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका लूज होता है और फिर ये धीरे धीरे जैसे ये ख़त्म करता है तो वो एनर्जी भी घटते 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 कंप्लीटली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने जो बात कही, इनिशियली जब इसको रिलीज करते हैं तो कुछ वेलोसिटी के साथ ये चलता है तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी तो पोटेंशियल घटनी शुरू हुई, तो नीचे आ रहा, रेफरेंस लेवल से नीचे आ रहा। पर वो भी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी इसकी धीरे धीरे क्या होती है, शुरू में ये जो है सो बढ़नी तो मतलब स्टार्ट हुआ इसका, पर ये जितना तगड़ा होता चला गया उस हिसाब से इसको स्लो डाउन करता चला गया और अंत में यहाँ आके क्या हो गया, ये रुक गया। और जब रुक गया उस समय में इसका इलोंगेशन जो x0 रहा होगा, वो x0 इलोंगेशन जो है वो इसको फाइनली मिल रहा है। तो शुरू में हमारी तो उस काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हम यहाँ इसीलिए नहीं करते, वो अंदर में सपोज कीजिए कि वो शुरू में आता है, क्योंकि चलेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी से कंपनसेट हो जाता है और अंत में फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ही इसके पास जो लॉस हुआ वो हमारे पास फाइनली बच जाता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो यहाँ पर मामला हमारे पास है, अब अगर मान ले पूरे को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं पूरे को यह सिस्टम मान लेता हूँ तो क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। जो हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम के हिसाब से ये कहता है कि ये जो मासलेस पुल्ली है स्मूथ है और इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच्ड है, इधर मास है। कहता है कि जब इसको रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना आएगा। तो हम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं P इक्वल टू 0 और ये क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब जैसे ये नीचे छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने के क्रम में
ये इलोंगेशन इसका क्रिएट होना शुरू होगा और अंत में यहाँ आकर के अगर ये रेस्ट करता है तो इतना एक्स नॉट अगर इसका नीचे गिरना हुआ, इतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ और ग्रोथ किसको मिला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए लगा देंगे कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर नहीं है, एनर्जी सेफ रहेगी। बस एक लाइन का सवाल हो जाएगा, 0 इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स नॉट। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स नॉट अगर कॉमन लेते हैं तो के एक्स नॉट माइनस 2 एम जी इक्वल टू 0। और यहाँ से चूंकि एक्स नॉट आपको 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, के एक्स नॉट माइनस 2 एम जी इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू 2 एम जी बटा के, और यही आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने क्या देखा, ये एक्स नॉट का वैल्यू एम जी बाई के आया और यहाँ आंसर कितना है, 2 एम जी बाई के आया हुआ है ना, फर्क दोनों में। तो ये चूंकि एनर्जी कंसेप्ट का प्रॉब्लम है हमारा, हमने फ्रीली इसको गिरने के लिए छोड़ा हुआ है। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो इसके अंदर हैं, जिसकी वजह से ये देखिए स्लो डिस्प्लेसमेंट लेकर के ये स्प्रिंग फोर्स जब इसको काउंटर कर लिया, स्प्रिंग फोर्स के काउंटर कर लेने के बाद ये यहाँ इक्विलिब्रियम में आ गया। पर यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग है, जैसे इसको छोड़ते हैं झटके के साथ ये मोशन में आता है, झटके के साथ मोशन में आने के बाद कुछ तो वेलोसिटी इसके पास आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी, और फिर क्या होगा, लेकिन उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो वेलोसिटी फिर घटने लगती है, और ये घटते 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 और यहाँ पर आकर के कंप्लीटली वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में नज़र आती है। चूँकि ये जो क्या बोलते हैं, इस समय में आकर के पूरा तरह से जितना पोटेंशियल एनर्जी का इसका लॉस हुआ, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे आया है ना, तो वो माइनस एम जी एच के रूप में, और जो गेन हुआ वो किसके लिए, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का जो मामला वो इंटरनल बन करके ख़त्म हो गया, उसमें कोई बात चर्चा का नहीं है। फाइनली हमको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान है, बस उसी पर मेरा काम होना है और उसी से हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। तो कुल मिला करके एक्स नॉट नॉट इक्वल टू 0 ये पहला ऑप्शन, आपको तो पता ना कि एक्स नॉट के रूप में क्वालिटी है, तो इस पर ज़्यादा हम लोगों को बहस नहीं करना है। एक्स नॉट तो 0 होगा नहीं, तो जो 0 होगा उसके हिसाब से चलेंगे, और कुल मिलाकर के जो आया हमारे पास वो 2 एम जी बाय के रूप में आया। ये छोटा सा सवाल था हमारा, बस इतना वेटेज देने का भी नहीं है, पर टेक्निकली थोड़ा सा सोचना है ज़रूर इसमें। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो है 43 नंबर में, आप अगर पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ा आएगा। सवाल थोड़ा सा देखने से लगता है, पर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है प्रॉब्लम के अंदर में जिसके चलते कि हम परेशान हो जाएं। पर लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं देखा हुआ है तो परेशान होना भी आपको तय है, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या कहता है ये देखिए, प्रॉब्लम कहता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, वो रफ है और इंक्लिनेशन इसका 37 डिग्री है। ये सारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू है 37 डिग्री। कहता है इसके बॉटम पॉइंट पे एक स्प्रिंग सेट किया हुआ है, और ये स्प्रिंग और टॉप पॉइंट पर जो है एक m मास का ब्लॉक हमने रखा। हाइट इसका मान लेते हैं h है, ये पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल। सवाल कहता है कि फिगर शोज अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ द इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। सब कुछ दिया हुआ है सवाल में। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, देखिए ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है, m का मास है 2 kg। और क्या कह रहा है, स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, यानी यहाँ से इस ब्लॉक का जो दूरी है वो 4.8 मीटर बता रहा है।
इनिशियल डिस्टेंस जो है इसका ये 4.8 मीटर बता रहा है। और जब वो गिरता है ना, कहा था फॉर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। गिरने के बाद ये क्या करता है, जब ये ब्लॉक यहाँ आता है तो 20 सेंटीमीटर से इसको कंप्रेस करता है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ये दूरी 5 मीटर का हो गया, है ना। यानी 5 मीटर पर आने के बाद ब्लॉक कंप्लीटली रेस्ट में आता है एंड फिर रिबाउंड करता है और कह रहा है कि 1 मीटर और ऊपर चढ़ने के बाद ये रेस्ट में आता है। ऐसा कह रहा है कि ये दूरी क्या है, 1 मीटर है। आपका सवाल आपसे 2 डिमांड करता है, एक पहला फ्रिक्शन कोफिशिएंट और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू कितना है वो और म्यू का वैल्यू कितना है वो। ये 2 चीज़ ही आपसे तो मांग रहा है। कैसे बनाएंगे, तरीका है, 1 मिनट में सवाल बनेगा। और अगर आपने प्रिकॉशन नहीं, देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर दबेगा मतलब 0.2 मीटर हुआ, अब 4.8 यहाँ तक उसी को जोड़े तो ये कुल मिला के 5 मीटर हुआ। तो पहली दफ़ा तो ये जान लेते हैं हम, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री आपके सवाल में दिया हुआ है। पहली दफ़ा तो ये जान लेते हैं कि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी का जो चेंज होगा या लॉस कह सकते हैं होगा, वो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स में जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बनेगा कैसा वो पहले देख लीजिए। नीचे mg काम करेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, ये सब के लिए दोनों कंडीशन के लिए आ रहा है। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये mg cos थीटा होगा, ये सब आपको पता है। और फ्रिक्शन का फोर्स इधर भी काम करेगा, जब ये इधर मोशन कर रहा है तो इसका वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका 2 फेज है, पहला फेज ये वाला, दूसरा फेज रिबाउंड वाला। तो देखिए फेज 1 की बात कर लेते हैं। जब ये स्लिपिंग डाउन हो रहा है तो लॉस ऑफ, तो क्या होगा, ये एनर्जी mgh माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू म्यू mg cos थीटा और इंटू 5। खत्म कहानी। लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इसको 1 नंबर कह करके छोड़ दीजिए। अब रिबाउंडिंग में चल जाइए। यही काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है और वो यहाँ आकर के फाइनली रुकता है, यही एनर्जी लॉस हुआ ना। लेकिन उसके बाद ये तो एनर्जी लॉस हुआ तो यहाँ पर कुछ गेन भी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बेनिफिट हुई जो मिल गया इसको। तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये फेज 2 का मामला है, ये किसका मामला, फेज 2 का मामला है, माइनस mgh1 इक्वल टू म्यू mg cos थीटा और गुना 1, 2 नंबर समीकरण। अब की बार 1 मीटर ही चढ़ा है रिबाउंड लेकर के, और h1 यानी हाइट h1 पर लिया है। तो h1 हाइट लेने का मतलब क्या हो गया, mgh1 इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गए, तो लॉस में अब की बार ही होगा। आपको दिमाग में लगाना है, बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। जोड़ दीजिए ना, ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो mg इंटू एच माइनस h1 इक्वल टू 6 म्यू mg cos थीटा। mg से mg मर गया, सो h माइनस h1 इक्वल टू 6 म्यू cos थीटा। अब बात है कि h और h1 कैसे निकालें, एकदम तुरंत निकलेगा। देखिए यहाँ से देखा जाए, लगा दीजिए साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू h बटा 5, यानी h का वैल्यू आ जाएगा 5 साइन थीटा। और ये सेम है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू h1 बटा 1, यानी h1 का वैल्यू होगा साइन थीटा। तो अब तो कोई दिखते नहीं है, 5 साइन थीटा में से साइन थीटा घटेगा तो 5 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 6 म्यू कॉस थीटा, और यहाँ से 4 साइन थीटा इक्वल टू 6 म्यू कॉस थीटा। और म्यू का वैल्यू एकदम देखिए मुस्कुराते हुए निकल गया, 4/6 इंटू 10 थीटा। और आपको पता होगा जब थीटा 37 डिग्री दिया हुआ होता है तो ये अगर 37 डिग्री हो तो मामला 3, 4, 5 का बनता है।
टेन थीटा 3/4 आएगा, इक्वल टू हो गया 4/6 इंटू 3/4 से 4 खत्म हो गया, 3 दूना 6, 1/2 एंड नाउ वी हैव इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.5। आंसर हो गया। सोच से सवाल बनता है, और सोच भी कैसा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हमें चलना है। थोड़ा सा मैन्यूटली सोचेंगे, बड़ा से बड़ा सवाल मुस्कुराते हुए आप कर सकते। और इस तरह से मैं सवाल लगातार आपको कराता चलूँ, लगातार कराता चलूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना सवाल बनाते हैं फर्क उससे पड़ता है। आप कितने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किए हुए हैं, कितना सीखा है आपने इस प्लेटफॉर्म से, फर्क इससे पड़ता है। तो अब इसका म्यू का वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, के का वैल्यू आ जाएगा, वो आप करेंगे, वो आपके जिम में मैं छोड़ता हूँ। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सवाल जो है आप बनाते रहेंगे, सवाल में क्या बोलते हैं, सवाल के साथ आप खेलते रहेंगे, फिजिक्स में मज़ा आता रहेगा। हर ऊंचाइयां इंसान छू लेता है अगर उसके अंदर जीतने की तमन्ना हो, उसके अंदर आगे बढ़ने का हौसला हो। पीछे रह जाते हैं वो लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि नो पेन नो गेन, बिना कष्ट का कभी सुख नहीं होता, और बिना रिस्क का कभी ऊंचाइयां नहीं छू सकते। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज इस लेक्चर को एंड करता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ चलती रहेगी जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और जब सफल हो जाएंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, एक परिवार सफल होगा। ये एलन एकेडमी का पूरा फैमिली सक्सेस करेगा, पूरी टीम को एक में आप जान फूकेंगे। इसीलिए जान लगा करके मेहनत कीजिए और हमेशा आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।